सो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, हम स्टडी करते हैं इसमें कि कैसे पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, लोग बेसिकली रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे एंड मीट करेंगे नीड्स एंड वांट्स जो भी हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ स्टडी यहाँ पे पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को इस तरीके से कि नीड्स एंड वांट्स की फुलफिलमेंट हो। बेसिकली दो टाइप की हमारी इकॉनमी होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में हम बेसिकली बात करते हैं कि क्या है, व्हाट इज़, मतलब क्या चीज़ हो रही है। हम नॉर्मेटिव में बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये बेसिकली हमारी फैक्ट्स बताती है, ये हमारे ओपिनियन एंड वैल्यूज़ के बारे में बताती है, ये हमारे डिस्क्राइब करती है इकोनॉमिक सिचुएशन को कि क्या चल रहा है, एंड ये हमारी इवोल्यूट करती है, अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से बताती है। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहली है माइक्रो, द सेकेंड इज अ मैक्रो, राइट। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स को, राइट। इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती हैं, लेकिन मैक्रो हमारी स्टडी करती हैं इकोनॉमी को एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ ये पढ़ती हैं। ये हमारी डील करती है विद स्पेसिफिक मार्केट एंड इंडिविजुअल डिसीजंस के साथ, कि एक स्पेसिफिक मार्केट की बात करेगी, किस तरीके से एक डिसीजन इंडिविजुअल ले रहेगा उस बारे में बात करेगी। लेकिन यहाँ पे हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, राइट। ये बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम मतलब नीचे की बात करती है, और ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं बैठ के, ना। दैट्स इट। ये हेल्प करती है बिजनेस को डिसीजन लेने में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, बात करते हैं की कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला है डिमांड। सो डिमांड बेसिकली क्या होता है, क्या क्वांटिटी जो भी कंज्यूमर्स हमारी विलिंग है, एबल टू बाय है, मतलब वो चाहते हैं बाय करना एंड वो कर भी सकते हैं इस चीज़ को, तो वी कॉल इट डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, जो चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी उसे हम ज़्यादा खरीदेंगे, एंड अगर प्राइस बढ़ता है, जो चीज़ महंगी पड़ रही है तो हम उसको कम खरीदेंगे। तो एक तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है प्राइस के बीच में एंड हमारे डिमांड के बीच में, राइट। तो कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का बनता है, राइट। नाउ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, कि डिमांड पे हमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो प्राइस है, प्राइस वाइज बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, एंड प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इनकम की अगर मैं बात करूँ, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो देखो दो टाइप के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड मतलब है नॉर्मल, तो अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स को हम खरीदते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं। इन्फीरियर गुड मतलब सस्ती चीज़, सस्ती चीज़ों को हम कम खरीदते हैं। अगर हमारी इनकम अच्छी खासी है तो सस्ती चीज़ों को क्यों खरीदेंगे, हम अच्छी चीज़ को खरीदेंगे, ना। वहीं पे अगर इनकम हमारी कम होती है कंज्यूमर की, तो वो नॉर्मल गुड्स को क्या करेगी, नॉर्मल गुड्स को कम खरीदेगा, इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसकी इनकम है ही नहीं इतनी, राइट, कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं खरीद सकता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं, तो जिस हिसाब से चेंज होते हैं उस हिसाब से हमारी चीज़ों की डिमांड भी बदलती हैं। पीपल एंड डेमोग्राफीज, तो जहाँ पे जैसे कि कोई एक प्लेस है, वहाँ पे हमारी यंग लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे डिमांड जो है हमारी बाईसाइकिल की ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू दूसरा शहर जहाँ पे हमारी मतलब बूढ़े ज़्यादा हैं, तो इस एज इन कंपेरिजन, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ेगा, कि तब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो हम अभी डिमांड को बढ़ा देंगे और चीज़ों को अभी खरीद लेंगे, जिससे कि हमें महंगी चीज़ ना खरीदना पड़े। एग्जाम्पल रखो गोल्ड, इसमें ध्यान है ना। अगर हमें पता है गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है तो हम अभी नहीं खरीदेंगे ना, हम तभी खरीदेंगे, राइट। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, एंड प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। लेकिन अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे गुड्स जब डिमांड बढ़ती है एज प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो उनकी उसकी डिमांड बढ़ती है, उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों है, बिकॉज गिफन गुड आर अ गुड, अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो उनकी एक तरीके से वैल्यू बढ़ती है, और जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, है ना। वेबलन गुड्स होते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये स्टेटस के लेके किया जाता है। वेबलन मतलब जो अमीरी, जैसे कि एग्जांपल आईफोन, यहाँ पे एग्जांपल हम आईफोन का लेते हैं, राइट। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बताता है कि चेंज इन प्राइस से कितना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आता है, कि अगर प्राइस में इतना बदलाव करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड में कितना इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के इलास्टिक है, इलास्टिक है, यूनिटरी है। तो इलास्टिक का मतलब है प्रॉपर इलास्टिक, तो चेंज इन प्राइस कम है, कि हमने थोड़ा सा हल्का सा प्राइस को चेंज करा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में काफ़ी चेंज आ गया। इन इलास्टिक है, चेंज इन हमारा प्राइस कम है, मतलब ज़्यादा है, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा बदलाव करा और लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट है ना, कितना ही प्राइस बढ़ा दो लेकिन थोड़ा बहुत डिमांड कम ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यूनिटरी, इसका मतलब है चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड, मतलब उतना ही हमने लगभग हमारे प्राइस में चेंज आया, उतना ही हमारे क्वांटिटी डिमांड में आया। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स विलिंग एंड एबल टू ऑफर है, वो चाहते हैं कर सकते हैं और उतना ही ऑफर कर रहे हैं मार्केट में।
लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर चीज़ अगर कांस्टेंट है तो प्राइस जैसे बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है। वैसा क्यों है? देखो, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो कोई चीज़ अगर मैं महंगी बेच पाऊंगी तो वो मेरे लिए अच्छा है, इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो मैं सप्लाई कम करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा उस चीज़ का, राइट। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने देखने को मिला और कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड, ठीक है। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई को वो क्या है? तो सबसे पहला प्राइस है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ महंगी पड़ रही है बनाने में तो मैं उसकी सप्लाई कम करूँगी क्योंकि मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, मुझे आसानी से मैं उस चीज़ को बना पाती हूँ तो उसकी सप्लाई मैं ज़्यादा कर पाऊंगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो सप्लाई ऑफ कोर्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ इजीली सप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर अगर डाउनग्रेड होती है टेक्नोलॉजी तो हम अपने प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो हमारी सप्लाई हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैन देयर इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जो टैक्सेस हैं, सब्सिडीज़ हैं। देखो, अगर टैक्सेस किसी चीज़ पे ज़्यादा है तो उसकी ऑफकोर्स सप्लाई जो है कम हो जाएगी, लेकिन सब्सिडीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेचुरल फैक्टर्स है, कोई कैलेमिटी वगैरह आ गई। एक्सेप्शन भी है, अगर फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं अभी के लिए सप्लाई को कम कर दूंगी और कोशिश करूँगी जब प्राइसेस बढ़े होंगे तो उस पर अपनी आउटपुट को बेचूँ, जैसे कि मुझे ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। वाइस वर्सा की प्राइस अभी जो है फ्यूचर में कम होंगी तो मैं क्या करूँगी? सप्लाई को अभी बढ़ा दूंगी जिससे कि मुझे बाद में नुकसान ना झेलना पड़े। अगर मैं बात करती हूँ सब्सटीट्यूट गुड का, तो प्राइसेस अगर हमारे बढ़ेंगे तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। मतलब ऐसे होता है कि देखो, दो गुड़ है, पेप्सी है, ठीक है हमारी, और पेप्सी थी, हमारी कोक थी। तो ऐसा होता है कि पेप्सी के जो है प्राइसेस बढ़ गए तो मैं कोक की प्रोडक्शन कर रही थी, अब उसको घटा के इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी तो क्या सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर हम देखें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर हम देखें तो कार है और हमारी कार है एंड हमारा पेट्रोल है। तो अगर कार के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि तो मुझे पता है कि उसकी डिमांड कम होने वाली है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? पेट्रोल की सप्लाई भी कम कर दूँगी, राइट। इस तरीके से मतलब ये चीज़ें काम करेंगी। बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो चेंज मतलब कितना चेंज प्राइस से, प्राइस में जो चेंज आता है उससे कितना हमारा चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है टू द लॉ ऑफ सप्लाई? तो बेसिकली एक दो एक्सेप्शन इसके वजह से, लेबर है, लेबर को अगर वेजेस ज़्यादा दे रहे हैं तो वो कम काम करेंगे। ऐसा क्यों? मतलब देखो, पहले एक लेबर था, ठीक है, एक लेबर था, उसको अगर पूरा 8 घंटे काम करके 500 रुपये मिलते थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो 6 घंटे में ही 500 रुपये लेके जा रहा है। तो बेसिकली पहले वो 8 घंटे प्रोडक्शन करता था, अब वो 6 घंटे प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो टाइम कम हो गया तो प्रोडक्शन भी तो कम होगी क्योंकि वेजेस ज़्यादा है। प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई भी हम कम कर पाएंगे। वहीं पे वेजेस अगर कम होंगे तो काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि उसको, लेकिन पहले अगर इस टाइम पे अगर वो 6 घंटे में काम करेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, है ना, 400 लगा लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो उसको कितना पैसे मिलेंगे? फिर उसको मिलेंगे 300 रुपये, है ना, 300 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसको 400 रुपये चाहिए, उसका खर्चा दिन का इतना ही है, तो उसको फिर 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर वेजेस कम होंगे तो वो काम ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको करनी पड़ेगी अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे अगर जो जल्दी से खराब हो जाते हैं कि टमाटर, तो उनको सेल करना पड़ेगा किसी भी प्राइस से, बहुत ज़्यादा प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आता, प्राइस से सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं आता। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करो तो वही इलास्टिक है कि चेंज इन प्राइस हमारा कम था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हुआ। इन लास्ट टाइम मतलब चेंज इन प्राइस तो आया लेकिन वो बहुत ज़्यादा आया एज इन कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यूनिटरी में जो चेंज है वो बराबर आता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो ये बेसिकली क्या है, एसेंशियल इनपुट्स हैं। अगर हम प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहला लैंड है, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, चाहे पानी है, चाहे वो है, दैट इज़ लैंड है, फॉरेस्ट है, वो सब कुछ हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको इसके लिए लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए टू बिकम प्रोडक्टिव। अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है, बिकॉज खाली लैंड पे, खाली फॉरेस्ट से हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमें लेबर एंड कैपिटल चाहिए जिससे कि हम उससे प्रोडक्शन कर सके। तो एक पैसिव फैक्टर है, खुद से काम नहीं कर रहा है। रिवॉर्ड की बात करूँ तो इसमें आपको रेंट मिलता है। लेबर की अगर मैं बात करती हूँ, ह्यूमन एफर्ट को कह रहा है, ठीक है, एक्टिव फैक्टर है, मतलब ह्यूमन एक्टिवली काम करता है, राइट। रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ऑल मैन मेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मशीनरी हो, वो सब कुछ कैपिटल में आते हैं और इसको हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएट भी होते हैं ऑफकोर्स विद टाइम। एंड रिवॉर्ड क्या होता है? इनका इंटरेस्ट। अगर हम टाइप्स की बात करूँ तो एक तो फिक्स होता है, एक वर्किंग। फिक्स का मतलब है जो मतलब एक बार ले लिया तो बहुत समय समय तक चलेगा, दैट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट, एग्जाम्पल मशीनरी। लेकिन वर्किंग आउट होता है शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। जैसे कि मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज में, मैं कुछ ऐसा बात करती हूँ लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉरेन एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, एक एग्जांपल है जो हमारे वो होते हैं, दैट इज़
नट बोल्ट होते हैं वो रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल जो है हमारा वो स्मॉल है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने लिया, फिर यूज़ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब होता है एबिलिटी, एक पर्सन में एबिलिटी है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बेसिकली क्रिएट कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो हर कोई एंटरप्रेन्योर ही हो सकता, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सबके पास है, लेकिन हर कोई उसको कन्वर्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बना सकता। सो वो क्षमता होना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट इसमें एज ए रिवॉर्ड मिलता है। टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बेस्ड ऑन कंजप्शन है, तो पहला है कंज्यूमर, द सेकंड इज अ कैपिटल। तो इसमें डायरेक्टली कौन यूज़ कर लेगा, कंज्यूमर कर लेगा, जैसे कि ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल थोड़े बहुत समय के लिए, सर्विसेज। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो यूज़ होते हैं हमारे प्रोडक्शन में, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मशीनरी, वो डायरेक्टली हमारा वो यूज़ नहीं कर रहा है, इसको कंज्यूमर यूज़ नहीं कर रहा, राइट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इन्फीरियर है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, जैसे हम बात कर चुके हैं। एंड देयर लग्जरी, लग्जरी में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन इनकम कम बढ़ती है और लग्जरी हम की डिमांड हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसको हम बेसिकली लग्जरी कहते हैं, गुड को, ठीक है। बेस्ड ऑन राइवलरी एंड एक्सक्लूडिविटी, बेसिकली राइवलरी का क्या मतलब होता है, अगर कंजप्शन किसी एक ने कर ली तो उससे अवेलेबिलिटी टू अदर्स कम हो जाएगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से है, अगर 50 बर्गर है, ठीक है, तो 50 बर्गर हैं और हमारे 10 बच्चे हैं इसको खाने वाले, तो अगर एक बच्चे ने 10 बर्गर खा लिए तो दूसरों के लिए कितना बचेगा, 9 बच्चों के लिए 40 ही बचेगा, ठीक है। उसमें से एक बच्चा आया उससे 10 और खा लिए, ठीक है, तो 8 बच्चों के लिए 30 ही बर्गर बचेंगे, ठीक। इस तरीके से इसको कहते हैं कि राइवलरी, ठीक है, राइवल हो जाना, मतलब अगर आप कंज्यूम कर लोगे उस चीज़ को तो वो जाएगा, दैट इज़ वो दूसरों के लिए कमी पड़ जाएगी। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है एयर का, अगर हवा आप कितना यूज़ कर लो इसका मतलब वो दूसरों के लिए कमी नहीं पड़ेगी, तो वो एक नॉन राइवलरी हुई, ठीक है। एक्सक्लूडिविटी का मतलब है अगर आपने पे नहीं करा तो आप एक्सक्लूड कर दिया, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। now बात करते हैं प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स राइवल भी होते हैं, ऑफकोर्स अगर कोई एक उस चीज़ को ले लेगा तो दूसरा नहीं ले पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड एक्सक्लूड, ऑफकोर्स एक्सक्लूड भी किया जाता है, बिकॉज अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। एग्जाम्पल फूड, ठीक है। पब्लिक मतलब जो राइवल भी नहीं है, ठीक है, तो एक यूज़ करेगा तो दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एंड एक्सक्लूड, वो अगर आपने पेमेंट भी नहीं करी तब भी आपको मिलेगा। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, ठीक है। थर्ड है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स का मतलब है जो राइवल नहीं होते, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप एक यूज़ कर लेगा तो दूसरों के लिए कमी पड़ जाएगी, लेकिन एक्सक्लूड, ऑफकोर्स आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स की, अगर मेंबरशिप आपको लेनी है तो राइवल तो नहीं है, अगर आप एक ने ले लिए तो दूसरे के लिए खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन एक्सक्लूड ऑफकोर्स आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वरना आपको नहीं मिलेगी। कॉमन गुड का मतलब होता है राइवल भी ये होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। राइवल ये है, ठीक है, कि अगर आप ये खत्म हो जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है फिशरीज, एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी मतलब वहाँ पे जा सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इनका एक एंडिंग पॉइंट तो होता है ना, इस तरीके से। now बात करते हैं बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर, कि क्या इंपैक्ट वो कंज्यूमर पे डालते हैं। मेरिट मतलब अच्छा इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे, एग्जांपल एजुकेशन, राइट। देन डीमेरिट, एग्जांपल अल्कोहल, कुछ गंदा इंपैक्ट डालते हैं। बेस्ड ऑन नेसेसिटी, एसेंशियल गुड्स होते हैं जो बेसिक हैं, लाइक सॉल्ट, है ना, टी। लग्जरी होते हैं जो कि बहुत महंगे, आईफोन, है ना, 50 इंच के टीवी, LED। देन देयर इज अ टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम्पल है का पेंसिल, है ना। इंटेंजिबल का मतलब है छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। पेटेंट हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमारे इकोनॉमिक्स में कैसी होती हैं, तो बहुत सारी टाइप है, जैसे फिक्स कॉस्ट, फिक्स का मतलब है फिक्स रहेगी, है ना, चेंज नहीं आएगा, तो कॉस्ट नहीं चेंज होगी विद डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आउटपुट बदले कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल है लैंड पे जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, मैंने एक ज़मीन प्रॉपर्टी, रेंट तो मुझे उतना ही देना पड़ेगा चाहे मैं उस पर प्रोडक्शन करूँ ना करूँ, राइट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल। टोटल कॉस्ट, दोनों को ज्वाइन कर दो। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, जैसे कि हम एक यूनिट की वो निकाल पाते हैं, कॉस्ट निकाल पाते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट, जब एक प्रोडक्शन हमने ज़्यादा करी तो उससे क्या एडिशनल कॉस्ट आई, ठीक है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो अगर हम 50 यूनिट्स बना रहे थे तो हमारी 500 जो है आ रही थी, ठीक है। अब अगर हमने 60 यूनिट्स बनाई, 60 तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो 60 मान लेते हैं। 60 अगर हमने बनाई तो हमारी जो खर्चा है वो आया 550 का। इसका मतलब है कि 10 यूनिट्स बढ़ाने से भी सिर्फ 50 रुपये का खर्चा आया है, तो एक तरीके से एक यूनिट हमें 5 रुपये की पड़ रही है, ठीक है, 5 रुपये की पड़ी, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब ऐसा ऑल्टरनेटिव जो हमने चूज़ नहीं करा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। कार और ट्रक हमें प्रोड्यूस करना था, हमने डिसीजन लेना था कि हमें कार प्रोड्यूस करना है, ट्रक प्रोड्यूस करना है, तो हमने कार को प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो ट्रक को ना प्रोड्यूस करके जो हमने मिस आउट करा है ट्रक की सेल पे, जो हमें नुकसान हुआ उसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारी अपॉर्चुनिटी थी
लेकिन हम उससे नहीं कमा पाए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल पेमेंट, जितनी आपने एक्चुअल में पेमेंट करी है। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? रिप्रेजेंट करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अगर हम ट्रक की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आता है, तो उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट क्या होती है? ऑलरेडी इनकर्ड एंड कांट बी रिकवर्ड, रिकवर नहीं हो सकती, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कंट्रोलेबल कोट, कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेसेस, राइट। अनकंट्रोलेबल जिसको नहीं कंट्रोल कर सकता एक बिजनेस, जैसे कि टैक्सेस हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में, नेचुरल डिजास्टर जो नेचर के हाथ में। नाउ देयर इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला स्कार्सिटी, इसका मतलब है लिमिटेड अवेलेबिलिटी होना रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज एक ही उससे लिमिट में है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है। तो एग्जांपल है लिमिटेड कोल, कि हमारा कोल तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री में भी यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करना है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। चॉइस, सेकंड हमें चॉइस करना पड़ता है, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कितनी अच्छे से एलोकेट करें कि बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिल सके। जैसे कि हम कोल को यूज़ कहाँ करें? इंडस्ट्री में करें, इलेक्ट्रिसिटी में करें, और उससे बेस्ट हमें क्या मिलना है? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं तो लोग खुश रहेंगे, इंडस्ट्री में करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन क्या फ़ायदा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी जाएगी तो भी इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिल रही, एम्प्लॉयड पर्सन को भी, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो एक तरीके से हमें चॉइस करना पड़ता है। द थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मेजर करती है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, की मतलब हमें क्या कॉस्ट झेलनी पड़ेगी अगर हम उस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को नहीं लेंगे तो। जैसे कि एग्जांपल इसका जो कि पीवाईक्यू में भी आ रखा है, इफ़ कम्युनिटी इज़ फ्री टू पब्लिक बाय गवर्नमेंट, की हमारी जो कम्युनिटी है वो फ्री है, पब्लिक को गवर्नमेंट ने फ्री दे रखी है, लेकिन इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम कंज्यूमर्स टू टैक्स पेइंग। ऐसा क्यों? बिकॉज मिडिल क्लास है, टैक्स पेइंग आर जनरली मिडिल क्लास पीपल, जो कि पेमेंट तो कर रहे हैं टैक्सेस का, और उसी से हमारे गवर्नमेंट जो है स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं कर उस चीज़ का, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो सबसे पहला प्रोडक्शन है। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना। कैसे करते हैं? बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू अ फिनिश्ड गुड्स में। कंजप्शन मतलब क्या? एक्ट हम यूटिलाइज करें गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि हम एक्सचेंज करें दो चीज़ों का, या फिर तो गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले एक्सचेंज करते हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के बदले हम एक्सचेंज करें, तो एक टू वे प्रोसेस है, राइट। देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम डिवाइड करते हैं इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्शन, डिवाइड करेंगे जो भी इनकम हमें मिली है, जो भी हमें प्रोडक्शन से इनकम मिला है उसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग में, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है वर्ल्ड में, तो जैसे कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट में, तो यहाँ पे ओनर प्राइवेट होता है, यहाँ पे हमारा स्टेट होता है, और मिक्स में हमारा बोथ, ठीक है। कैपिटलिस्ट में हमारा डिसीजन मार्केट ड्राइवन होता है, कि हम मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से जो भी है प्राइसेस वाइजेस को डिटरमाइन करते हैं। सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग की गवर्नमेंट ही सब कुछ करें, मिक्स में हमारे क्या है, दोनों जो है अपना अपना रोल निभाते हैं। मोटिव अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कमाना। सोशलिस्ट में होता है कि वेलफेयर करें, और यहाँ पे होता है कि दोनों की प्रॉफिट भी कमाया जाए और वेलफेयर भी हो। रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमल होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो सब कुछ प्राइवेट के हाथ में है। यहाँ पे फुल जो है गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट होता है, मतलब कहीं कहीं है भी और कहीं कहीं नहीं भी है। इसका एग्जाम्पल देखें तो यूएसए, क्यूबा एंड इंडिया, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं आगे, तो बहुत सारे सेक्टर्स है। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी में इसीलिए हम करते क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा पाते हैं। सेकेंडरी का हमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जिसमें हम ड्राइव कर सकते हैं एक्सपोर्ट, उससे हमारे एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, इंडस्ट्राइजेशन होता है। थर्ड इज अ टर्शरी में हम सर्विसेज देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और इससे कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इंडिया में, ठीक है। क्वांटरी होता है हमारा नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें हम नॉलेज पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो इससे क्या होगा, इनोवेशंस आएगा, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। क्वानिरी का मतलब है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, हमारे कौन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका क्या, इससे क्या इंपॉर्टेंस है कि पॉलिसी प्लान्स करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं मार्केट सिस्टम का, तो सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट होगी, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बेच रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट, तो वीट मार्केट है, बहुत सारे लोग अलग अलग आएंगे और गेहूँ बेचना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छा खासा मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं, बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं। मोनोपोली में अगर बात करूँ तो सिंगल ही फर्म है जो कि कंट्रोल कर रही है पूरी सप्लाई को, एक ही पर्सन, जैसे कि एग्जाम्पल रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट ही देती है, राइट। देन देयर इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब मैनी फर्म है, सिमिलर प्रोडक्ट्स वो ले रही हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स को, एग्जांपल है रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे ठीक ठाक कंपटीशन रहता है। देन देयर इज अ ओलिगोपोली, यहाँ पे फ्यू फर्म्स है जो डोमिनेट कर रही हैं अदर्स को, मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही फर्म्स के बीच में रहता है, ठीक है, उनकी ज़्यादा चलती है। एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसमें बेसिकली मेजर करता है हमारी इन्फ्लेशन को, जो कि इन्फ्लेशन मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट करना चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि क्या हमारा बदलाव आया है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम वाली जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब रियल वाली जीडीपी इंटू में 100। 100 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज परसेंटेज में हमें पता चलता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है प्राइस में। सो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसमें हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्स्टेंट बेस प्राइस पे, ठीक है। तो इसीलिए देखो इस तरीके से होता है कि लेट्स टेक द एग्जांपल कि हमारा नॉमिनल जीडीपी जब हम काउंट कर रहे हैं, है ना, अरे नॉमिनल जीडीपी जब हम काउंट कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी हमने लिया है 5000, ठीक है, और प्राइस हमने लिया है 1000, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम दैट इज़ रियल जीडीपी काउंट करते हैं तो इसमें भी क्वांटिटी तो 5000 लेंगे क्योंकि इतना ही प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें प्राइस जो है वो 20 ईयर का लेते हैं, जैसे कि हमारा 800, ठीक है। तो हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आती है हमारी, नॉमिनल जीडीपी आती है हमारी 5, अच्छा इसको 10 मान लेते हैं यार, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा वरना उसको 8, ठीक है। तो ये हमारा 50,000 है ना, और ये हो जाती है हमारी 40,000 और इंटू में 100, ठीक है। तो अगर हम सबको काट दें तो 25 इंटू 5 इज़ 125%। तो 125% क्या है, इंक्रीज इन प्राइजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट्स इस तरीके से मतलब ये हमें बता रहा है कि कितना प्राइजेस जो है वो बढ़े हैं। देन देयर इज इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिकली, ठीक है। ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज सबको इंक्लूड कर रहा है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ध्यान रखना सिर्फ डोमेस्टिकली हो रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारी इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, राइट। एंड देन ये हमें हेल्प भी करता है कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लेकिन एक्सक्लूड करता है इंपोर्ट को, जैसे कि हमने बात करें सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है। पोटेंशियल जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है हमारे, ये कहता है कि मैक्सिमम आउटपुट जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है जिससे कि इन्फ्लेशन में ना, विदाउट हैविंग द इन्फ्लेशन, तो बिना इन्फ्लेशन के क्या मैक्सिमम आउटपुट एक इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाता है कि आउटपुट गैप क्या रहेगा एक्चुअल में एंड पोटेंशियल में, ठीक है। ये हमारे पॉलिसी गाइडेंस में हेल्प करता है, एज वेल एज हमारे ग्रोथ को एस्टिमेट करने में भी हेल्प करता है।